Hello and welcome back everyone to Psycho Professor. Okay, so this is the fourth video of 2012 जून पेपर 3. पेपर 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है फॉर इंग्लिश मीडियम ऑल्सो एंड हिंदी मीडियम ऑल्सो. ऑलराइट, सो स्टार्ट करेंगे आज 42nd क्वेश्चन से. यूजिंग स्टर्नबर्ग्स थ्योरी, स्टर्नबर्ग्स की जो थ्योरी थी एज द रेफरेंस, उसको ध्यान में रखते हुए लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. टाइप यहाँ दिए हुए आपको लिस्ट 2 में एनालिटिक, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल एंड सक्सेसफुल, और कंपोनेंट्स हैं आपके पास एक्सपीरियंशियल, कंटेक्चुअल एंड कंपोनेंशियल. ऑलराइट, करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2, 3 एंड 1. ओके, सो एक्सपीरियंशियल क्या होगा आपका? क्रिएटिव जाएगा. कंटेक्चुअल के साथ क्या जाएगा आपका? प्रैक्टिकल जाएगा. एंड कंपोनेंशियल के साथ कैसे जाएगा आपका? एनालिटिक जाएगा. ये आपको तभी रियलाइज होगा जब आपको स्टर्नबर्ग्स की थ्योरी आपने अच्छे से की होगी. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 43rd क्वेश्चन की बात करते हैं. अगेन दिस सवाल इज रिपीटेड, है ना, हमारे पीवाईक्यूज में से ऑलरेडी आपने किया हुआ उसको. इक्विक मेमोरी की बात हो रही है, आइकॉनिक, ऑटोबायोग्राफिकल, इम्प्लिसिट. अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, रेगुलर अपडेट हैं आप, तो आप ऐसे सवालों को देखते साथ ही इजीली कर पाएंगे. ठीक है, एपिसोडिक इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर करेगा? ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, विजुअल इन्फॉर्मेशन एंड प्राइमिंग. ठीक है, ये सब कहाँ पे होगा? ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं 44th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलनेस कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म अब्यूज ऑफ अल्कोहल. है ना, लॉन्ग टर्म अब्यूज किसका करेंगे हम? अल्कोहल का करेंगे. और किस किसका अब्यूज होता है? टी का अब्यूज भी करते हैं लोग, कॉफी का भी करते हैं, ठीक है, कैफीन का करते हैं. ऑलराइट, सो लॉन्ग टर्म अब्यूज ऑफ अल्कोहल, है ना, ऑफन इन्वॉल्व्स प्रोफाउंड रेट्रोग्रेड एमनीसिया. ठीक है, तो हमको रेट्रोग्रेड एमनीसिया किसके अंदर देखने मिलता है? प्रोफाउंड. एल्जाइमर किसकी वजह से? लॉन्ग टर्म अब्यूज ऑफ अल्कोहल की वजह से. एल्जाइमर्स में, पार्किंसंस में, हंटिंगटन्स में एंड कोर्साकॉफ्स में. ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर डी, कोर्साकॉफ्स. ठीक है, तो आपका सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि एल्जाइमर्स डिजीज है, क्या ये एजिंग के साथ होती है? ठीक है, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, क्या आपको परसेंटेज आपकी इंक्रीज हो जाते हैं आपके एल्जाइमर्स होने के लिए? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट 45th क्वेश्चन की. 45th क्वेश्चन कहता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस. अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 पेयर्स आर इंक्लूडेड. अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में क्या होते हैं? 4 स्टेप्स इंक्लूडेड हैं. 2 पेयर इनमें से कौन से हैं वो आपको बताना है. ठीक है, पहला है डिफाइन एंड ऑब्जर्व, दूसरा है एन्यूमरेट एंड रिवॉर्ड, तीसरा है ऑब्जर्व एंड रीइंफोर्स, चौथा है इंटरवीन एंड टेस्ट. करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 4. क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करेंगे, एंड देन इंटरवीन करेंगे, एंड देन टेस्ट करेंगे. ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 4. एन्यूमरेट एंड रिवॉर्ड की सॉरी बात यहाँ पे नहीं होगी. ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 46, यहाँ आपको दिया हुआ रूट और प्रोसेसिंग दी हुई है. किस टाइप की प्रोसेसिंग होती है? ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, इलैबोरेशन, लाइक्लीहुड प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव डिसोनेंस. कॉग्निटिव डिसोनेंस यहाँ आपको स्टार बनना चाहिए, एंड सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग. ठीक है, अगर आप सिर्फ कॉग्निटिव डिसोनेंस को भी आप क्या करते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली, तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे. ओके, क्योंकि ऑप्शंस को अगर हम देखें तो देखिए हमारे पास क्या है, 2 जगह है हमारे पास एस के साथ 3. ठीक है, यानी कि एटीट्यूड बिहेवियर डिस्क्रिपेंसीज हमको मालूम है हमारा एटीट्यूड है और बिहेवियर. ठीक है, एटीट्यूड और बिहेवियर क्या है हमारा? बिहेवियर ये है कि हम स्मोक करते हैं. ठीक है, एटीट्यूड क्या कहता है हमारा? कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ. ठीक है, बट इसके बीच क्या हो रही है? डिस्क्रिपेंसी. बिहेवियर आप क्यों कर रहे हैं? स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको क्या होता है, इससे रिलैक्स फील करते हैं, काम फील करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, ओके, तो एस के साथ 3 आपने मैच कर दिया, कॉग्निटिव डिसोनेंस, एस के साथ 3. आपके पास 2 ऑप्शन खुल गए. ऑप्शन नंबर ए इज आइदर करेक्ट और ऑप्शन नंबर सी इज इधर करेक्ट. ठीक है, देन आपको क्या देखना है? अगला आपको देखना है यहाँ पे कि और क्या आप सही कर सकते हैं. ठीक है, अगला अगर हम बात करें यहाँ पे आपका है सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग. क्या होती है सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग? में आपका आएगा सेंट्रल रूट टू परसुएशन. है ना, सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग क्या होती है? आपका सेंट्रल रूट टू परसुएशन. परसुएशन के लिए जब आप जाते हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. तो पी के साथ 4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. अगर बात करें यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट्स टू परसुएशन, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि परसुएशन मीनिंग क्या होता है. ऑलराइट, डिस्टिंक्ट रूट्स टू परसुएशन की बात करें हम तो क्या होगा? इलैबोरेशन, लाइक्लीहुड, प्रोसेसिंग. है ना, इलैबोरेट वाली बात होगी यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट्स की वजह से. ओके, एंड देन पेरिफेरल रूट की बात करें तो आपका आएगा ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में. ऑलराइट, अगर आपको मालूम है कि ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं ना, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं. दीज आर नथिंग बट शॉर्टकट्स. ओके, चलते हैं अगले सवाल की ओर. अगला सवाल है हमारा, यहाँ पे आपको फिर अगेन
क्या दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है 47 to 50 में। इस सवाल को हम अभी नहीं करेंगे, नॉट नाउ, बिकॉज इम्पार्टिंग रॉन्ग नॉलेज इज इनकरेक्ट। ओके, आपको बता देंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आप इनसे डरने लगेंगे। राइट, सो वेट फॉर सम टाइम, इन चीज़ों को भी हम बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 तक आपके जो थे वो क्या थे, 50 तक आपके यहाँ पे 47 to 50 आपके इस पैराग्राफ से सवाल है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 की। ओके, एंड बिना रिसर्च मेथड्स एंड बिना स्टैटिस्टिक्स के करके आप इन सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। राइट, अभी हम आपको फटाक से फॉर्मूला लगा के बता देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ये कहाँ से लगाया, क्यों लगाया। राइट, तो प्रॉपर नॉलेज होना उस चीज़ का बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बात करते हैं 51st क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज प्रेडिक्ट्स दैट वर्क मोटिवेशन विल बी लो, है ना, WM जो हमारा वर्क मोटिवेशन है वो क्या रहेगा, इट विल बी लो इफ एन एम्प्लॉय परसीव्स दैट एन इंक्रीज्ड एफर्ट विल हैव लिटिल और नो इफेक्ट ऑन हिज परफॉर्मेंस। तो किसी भी एम्प्लॉय है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है मोहित, उसको मालूम है कि मैं कंपनी में अगर काम करूंगा, अगर मैं अपना 50% देता हूँ अभी कंपनी में, ठीक है, और मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, वो ये जानता है कि अगर मैं इंक्रीज एफर्ट दूंगा, अगर मैं 60% भी करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसको उतने ही पैसे मिलेंगे, ठीक है, या फिर उसकी परफॉर्मेंस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इफ एन एम्प्लॉय परसीव्स दैट एन इंक्रीज्ड एफर्ट विल हैव लिटिल, इसका जो 10% का जो एफर्ट बढ़ा रहा है, इससे क्या होगा, नो इफेक्ट होगा ऑन हिजर परफॉर्मेंस में, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस, मान लीजिए जो अप्रेजल मिल रहा है उसमें उसको 4 स्टार मिले हैं तो उसको 4 ही स्टार मिलेंगे, चाहे वो 50% करे, चाहे वो 60% करे, चाहे वो 70% करे। इस थ्योरी को क्या कहते हैं, जर्सबर्ग थ्योरी, नीड ड्राइव थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है, ये तो मालूम है आपको, ये कहीं से नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात होती है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो मोहित है ये क्या कर रहा है, ये किसी चीज का एक्सपेक्ट कर रहा है किसी चीज के लिए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ये आपसे कहता है इफ हायर ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस इज टू बी कैरिड आउट, है ना, हाई ऑर्डर फैक्टर is to be carried out, first order factors should not be subjected to Varimax rotation. Okay, correct. Varimax rotation provides oblique factors. Excuse me, यहाँ फिर से क्या बोल रहा है, Varimax rotation provides oblique factors. क्या ऐसा लगता है आपको, है ऐसा बिल्कुल नहीं है, रीजन गलत है। तो जैसे ही आप R फॉल्स करते हैं, A करेक्ट होता है, A is true but R is false. तो ऑप्शन C is the correct answer for this. Okay, now next question is question number 53. Where are oxytocin and vasopressin hormones synthesized? तो आपको हार्मोन्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है इन पेपर्स के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। कौन कौन से, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपको दी हुई है पेरेंटिंग स्टाइल्स, ठीक है, कंसेप्ट दिया हुआ है एंड साइकोलॉजिस्ट दिया हुआ है। पेरेंटिंग स्टाइल्स, अटैचमेंट, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, सेंट्रेशन, किसने कौन सा दिया है, ठीक है, बोल बाय, पियागेट, बंडूरा, बॉम्ब्रिड, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपको दो जगह आपको स्टार बनने चाहिए, पियागेट एंड बंडूरा के नाम के, ठीक है, 2nd and 3। ओके, तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 3 and 2 R and S। ओके, तो आपका जो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है ये देते हैं आपके बंडूरा, ठीक है, एंड सेंट्रेशन की बात कौन करते हैं, पियागेट की बात करते हैं। किसने कौन सा कंसेप्ट दिया था। पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात करें तो ये हमको मिलती है बॉम्ब्रिड के पास से, और अटैचमेंट की बात करें हमको तो हमको मिलती है ये बोलबाय के पास से, ठीक है, बोलबाय के पास से हमको मिलती है अटैचमेंट की थ्योरी या कंसेप्ट, ठीक है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म एंड सेंट्रेशन आपको मिलते हैं पियागेट एंड बंडूरा से, राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं एक और ऐसा सवाल जो आपने कई दफे किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ EI एज डिस्क्राइब्ड बाय मेलो एंड शेयर। EI मेलो एंड शेयर का MSCIT टेस्ट होता है, ठीक है। तो मेयर एंड सेलोवे ने, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या जो कंपोनेंट है किस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। द एबिलिटी टू यूज इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग, ठीक है, ये तो है। द एबिलिटी टू परसीव, अप्रेज एंड एक्सप्रेस इमोशंस एक्यूरेटली, बट ऑब्वियस। The ability to perceive, appraise and express emotions appropriately, बरोबर। The ability to adapt to new and different contexts, select appropriate context, अच्छा। यहाँ आप देखिए 3 में इमोशन की बात हो रही है, यहाँ क्या बात कर रहा है, The ability to adapt a new different context, select appropriate context and effectively shape one's environment to suit one's need, ठीक है। यहाँ environment की बात हो रही है, यहाँ needs की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ इमोशन की बात तो कहीं से हो नहीं रही। तो ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 4 ओनली। 1 2 3 में देखिए आप इमोशन की बात हो रही है ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट आंसर हो जाता है।
ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे 56 क्वेश्चन की। केटल्स कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, CCFIT, केटल्स कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें? स्पीड, पावर, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो स्पीड की बात होगी, पावर की बात होगी, नॉन वर्बल की बात होगी, परफॉर्मेंस की बात की होगी, परफॉर्मेंस तो बाद में आती है। ठीक है, तो 56 का आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 57। देन टेक्निक ऑफ शेपिंग इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। शेपिंग की टेक्निक किस पे बेस्ड है? रेसिप्रोकल एनिमेशन, रिस्पॉन्स एनिमेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको याद कर लेना है। व्हाट डिड चोम्स्की नॉट आर्ग्यू अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में चोम्स्की ने क्या आर्ग्यू नहीं किया था? देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर, ये तो बताया था। इट इज जेनेटिकली वायर्ड, बताया था कि ये तो पैदा होते ही साथ हमारे पास आती है। देयर इज एन इननेट मॉड्यूलर लैंग्वेज, ये भी बताया था। इट इज बेस्ड ऑन रीइंफोर्स्ड लर्निंग, ये क्या बात होती है? क्या हम भाषा रीइंफोर्समेंट से सीखते हैं या रीइंफोर्स्ड लर्निंग सीखते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में चोम्स्की ने क्या बोला कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन रीइंफोर्स्ड लर्निंग। ठीक है, ऑलराइट। क्या आप सवाल में क्या पूछा है आपसे? नॉट आर्ग्यू पूछा है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है 59। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी गिवन बाय एडल्ट टोल्विंग, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक? सभी को मालूम है एडल्ट टोल्विंग ने कौन सी डिक्लेरेटिव मेमोरी दी थी? टू टाइप्स की, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। बात करते हैं नेक्स्ट अगले टाइप के सवाल की, क्वेश्चन नंबर 60, जो आपसे कह रहा है असर्शन एंड रीजन। इल्यूजन्स, है ना, इल्यूजन्स जो आपको क्या होते हैं? भ्रम होते हैं। जो आप जादू का शो देखने जाते हैं आपको भ्रम होता है। इल्यूजन्स आर इंस्टेंसेस इन विच परसेप्शन यील्ड्स फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजिकल रियलिटी। वो लड़की वहीं पे लेटी हुई रहती है लेकिन आपको क्या लगता है वो हवा में उड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का भ्रम है, इल्यूजन है। ठीक है, इसमें क्या होता है जब आप देखते हैं कि उसके हाथ में खरगोश है या नहीं है, या उसके हाथ में रुमाल है, गायब हो गया, गुलाब बन गया, वो सब क्या है? इन विच परसेप्शन हमारा जो है ये क्या फॉल्स इंटरप्रिटेशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फॉल्स इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर देता है ऑफ फिजिकल रियलिटी का। ठीक है, ऐसे भ्रम। ठीक है, थ्योरी ऑफ मिसअप्लाइड कंसिस्टेंसी, है ना। यहाँ देखिए मिसअप्लाइड कंसिस्टेंसी सजेस्ट दैट व्हेन लुकिंग एट इल्यूजन्स वी इंटरप्रेट सर्टेन क्यूज एज सजेस्टिंग दैट सम पार्ट्स आर फादर देन अदर्स बिकॉज ऑफ आवर पावरफुल टेंडेंसी टुवर्ड्स साइज कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये तो सही है आपका, आपको भ्रम इसी प्रकार से होता है क्योंकि आप किसी चीज को क्या करते हैं? गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। रीजन भी यही बोल रहा है कि ये साइज कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है, तो ये जस्टिफाई कर रहा है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, यहाँ के क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे 61 में मैच करना है। देखिए आप कई सवाल देख रहे हैं साइकोलॉजिस्ट को मैच करने के, मेजर्स आते हैं आपको, है ना। साइकोलॉजिस्ट के साथ आपको कंसेप्ट, मेजर्स, थ्योरी ये सब मैच करने के लिए काफी दफे आएंगी। लिस्ट 1 साइकोलॉजिस्ट दिए हुए हैं, बस, मिलग्राम, रोजनविश, स्पीलबर्गर। लिस्ट 2 में दिए हैं मेजर्स, एग्रेशन मशीन, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, स्टेट ट्रेड एंगर इन्वेंट्री, ओबीडियंस लेबोरेटरी शॉक जनरेटर। ओके, अगेन फिर से पढ़िए ओबीडियंस लेबोरेटरी शॉक जनरेटर, फिर से पढ़िए ओबीडियंस लेबोरेटरी शॉक जनरेटर, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, ओके, नाउ लुक एट द आंसर। आंसर की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या है? तो जैसे ही आपने ओबीडियंस लेबोरेटरी शॉक जनरेटर पे क्या किया? आपने फोर्स दिया, शॉक दिया था लोगों को, टीचर्स ने बोला था बच्चों को शॉक दो, वो सब कहाँ हो रहा था? आपके मिलग्राम भाई साहब के पास हो रहा था। ठीक है, तो एस के साथ 2 कहाँ मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करनी है? स्मार्ट स्टडी करनी है साइको प्रोफेसर के साथ। ऑलराइट, हो गया प्रमोशन। 2 के साथ मिलग्राम ने बताया, एस के साथ ओबीडियंस लेबोरेटरी शॉक जनरेटर। ओके, एस के साथ 2, आर के साथ 4। इन इट मींस स्टेट ट्रेड एंगर इन्वेंट्री की बात कौन करता है? स्पीलबर्गर। कौन करते हैं? स्पीलबर्गर। देन अगर हम बात करें पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी की, तो ये कौन देते हैं? ये हमको देते हैं रोजनस्विश। ठीक है, कौन देते हैं? रोजनस्विश। ठीक है, थर्ड में। एंड पी के साथ बस क्या देते हैं हमको? एग्रेशन मशीन देते हैं। बस के साथ एग्रेशन मशीन चलेगी हमारी। मिलग्राम के साथ हमारा क्या चलेगा? ओबीडियंस लेबोरेटरी शॉक जनरेटर। रोजनविश के साथ हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा आपका यहाँ पे पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। एंड स्पीलबर्गर के साथ क्या मिलेगा आपको? स्टेट रेट एंगर इन्वेंट्री। इसके साथ करेक्ट आंसर होता है हमारा बी। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है? जैसे ही आपने क्या किया, इजीली मिलग्राम को आपने एलिमिनेट किया, आप करेक्ट आंसर पे पहुंच गए। ऑलराइट, ओके। आपको कोई भी एमसीक्यू मिलता है, कोई भी ऐसे मैच द फॉलोइंग मिलते हैं, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा आप इजीली, है ना, आपने बार बार रिपीटेडली पढ़ाई की है, उसको अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपको देखना है आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फटाक से सॉल्व करने के। कंपोनेंट्स ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? एम्पैथी से आपकी क्या आती है? आपकी आती है EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, परसीविंग एंड एडवांसिंग, एडवांसिंग एंड इंटरप्रेटिंग,
जजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, परसीविंग एंड कम्युनिकेटिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। आप परसीव कर रहे हैं उन चीजों को, उस दुख को, उस दर्द को, उस पीड़ा को, है ना, और कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आपकी एम्पैथी। बात करते हैं यहाँ पे पेपर पेंसिल सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज आर वेरी यूजफुल इन पर्सनल सिलेक्शन। क्या आपको लगता है कि पेपर पेंसिल सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी पर्सनल सिलेक्शन के लिए जरूरी है, यूजफुल है? क्या हम इंटरव्यू लेना भूल गए? ठीक है, क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम ऑब्जर्वेशन करना भूल गए हैं कि हम पेपर पेंसिल सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज की बात करेंगे? तो ए तो गलत है, जैसे ही ए गलत करते हैं आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ए इज फॉल्स, आर इज ऑब्वियसली ट्रू, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, अगर एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा आप, कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्ट ना दे दे आपको। 64 की बात करते हैं आप। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी फॉल्स अबाउट मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे ही हम बात करते हैं एमसी मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में, ये पूछ रहा है कि कौन सा वुड बी फॉल्स, कौन से फॉल्स होंगे ना जब हम इसकी बात करेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन की बात करेंगे। ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, इट रेंजेस फ्रॉम -1.00 टू 1.00 ओनली, ठीक है। फिर दे रहा है इट रेंजेस फ्रॉम 0 टू 1.00 ओनली, इट रेंजेस फ्रॉम -infinity to infinity, it ranges from -1.0 to 0 only, ठीक है। which of the following statement would be false? क्या पूछ रहा है आपसे? false पूछ रहा है ना, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? false। तो हमको मालूम है ये कैसे है, it ranges from 0 to 1.0 only, मल्टीपल कोरिलेशन। तो 1 रॉन्ग होता है, 3rd रॉन्ग होता है, 4th रॉन्ग होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1 3 एंड 4। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है which of the following components have been proposed by Torrance, है ना। टॉरेंस ने कौन से कंपोनेंट प्रोसेस किए हैं? डिवर्जेंट थिंकिंग, इलैबोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर 2 इलैबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी हैव बीन गिवन बाय टॉरेंस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 2 एंड 4। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। 66 क्वेश्चन की बात करते हैं। which of the following strategies are used to gain compliance? ingratitude and commitment, reciprocity and obedience, reciprocity and scarcity, respect and ingratitude, ठीक है। हम कंप्लायंस गेन करने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इंग्रेटिएशन करते हैं एंड कमिटमेंट देते हैं, और क्या करते हैं हम? रेसिप्रोसिटी पे काम करते हैं और स्कैरसिटी पे काम करते हैं, डराते हैं लोगों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 3 आर करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 67 में क्या होता है, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग which is not the component of Kluver-Bucy syndrome following the removal of anterior temporal lobes, ठीक है। A tendency to investigate objects with the mouth, lack of fear, increased sexual activity often directed at inappropriate objects. Option A is the correct answer, rejection of anything that is edible, ठीक है। ये इसका कंपोनेंट नहीं है, किसका? क्लोवर-बुसी सिंड्रोम का। ऑलराइट, 67 तक सॉल्व कर लिया, अब देखते हैं आगे। यहाँ आपसे क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग टेस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, छोटे से बड़े के क्रम में जमाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैचुरेशन ऑन प्रोजेक्टिव क्राइटेरिया, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, देन आएगा आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक, देन आएगा आपका थीमेटिक टैट, एंड अंत में आएगा आपका रॉरशेस, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है ऑफ देयर सैचुरेशन ऑन प्रोजेक्टिव क्राइटेरिया, ठीक है। कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी डिफरेंशियल, देन ऑप्शन नंबर 4 इनकम्प्लीट सेंटेंस, देन आपका आएगा ऑप्शन नंबर 1 थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, एंड देन आपका आएगा कौन कॉल कर रहा है, एंड देन आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3 रॉरशेस इंक्लॉट टेस्ट। ओके, नाउ बात करते हैं 69 सवाल की। ये आपसे बोल रहा है a listener totally rejects the conclusion that the death penalty is justified for the purpose of preventing further social evil despite he cannot readily refute the premises the speaker is presenting for his conclusion. His reasoning is biased why due to his beliefs, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसको पढ़ लीजिए आप, समझ में आ जाएगा आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे। नाउ बात करते हैं, जेनसन ने यूज किया रिग्रेशन आर्ग्यूमेंट टू अकाउंट फॉर, जेनसन का जो टेस्ट था रिग्रेशन आर्ग्यूमेंट टू अकाउंट फॉर, क्यों? ताकि क्या बता सके वो, ग्रुप डिफरेंसेस बात कर सके इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते ही है, साथ ही साथ कहाँ पे बात करनी है हमको, ग्रुप डिफरेंसेस की बात करनी है, कहाँ पे? इंटेलिजेंस में। इसलिए क्या यूज किया? यूजेस रिग्रेशन आर्ग्यूमेंट टू अकाउंट फॉर ग्रुप डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 71st क्वेश्चन। ये आपसे बोल रहा है वर्किंग मेमोरी इन्वॉल्व्स बोथ स्टोरेज कैपेसिटी एंड द कैपेसिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन हेल्ड इन द मेमोरी सिस्टम, ऑलराइट, these both are correct. The serial position effect provides evidence for the existence of two distinct memory systems, working memory and long term memory. Both are true. आपने मेमोरी के बारे में पढ़ा है, STM, LTM, ठीक है, एंड वर्किंग मेमोरी, ठीक है। तो ये आपको इजीली करके ले जाएंगे आप। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ बोल रहा है
अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी आर, कौन कौन सी एंजाइटी है, न्यूरोटिक, स्टेट, मॉरल, रियलिटी। 1 3 4 करेक्ट आंसर। स्टेट एंजाइटी की बात कैसे करेगा फ्रॉइड, है ना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे बोल रहा है पीपल गो आउट ऑफ देयर वे टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम एंड टू सस्टेन द इंटीग्रिटी ऑफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी इसको हम सॉल्व कर चुके हैं पीवाईक्यू में। सेम तो नहीं है वर्ड बाय वर्ड, लेकिन फिर भी इस टाइप का सवाल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं सेम असर्शन एंड रीजन में। तो यहाँ बोल रहा है पीपल गो आउट ऑफ देयर वे टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम, अपना सेल्फ एस्टीम मेंटेन करने के लिए, एंड टू सस्टेन द इंटीग्रिटी ऑफ देयर सेल्फ कंसेप्ट, अपना सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए अपनी रास्ते से अलग हो जाते हैं, है ना। मतलब अपने जो काम करना है उससे कर्म से बढ़कर काम करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेंटेन क्या करना है, सेल्फ एस्टीम, ठीक है। इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर शो करना है उसके लिए, है ना। देन रीजन की बात करें, सेल्फ हैंडीकैपिंग इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू सैबोटेज वंस परफॉर्मेंस टू हैव रेडीमेड एक्सक्यूज फॉर फेलियर, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ देखिए किसकी बात कर रहा है, सेल्फ कंसेप्ट की बात कर रहा है या हैंडीकैपिंग की बात कर रहा है। तर्क जस्टिफाई कहीं नहीं हो रहा है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। now बात करते हैं 73rd क्वेश्चन की। ये बायोफीडबैक थेरेपी इज बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। इस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। एंड व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 72nd क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको सीसी क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ओसी ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं मालूम है एमए करने के बावजूद भी, तो आपको ये पढ़ाई और अच्छे से करनी चाहिए, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है, और अच्छे से करना चाहिए इसकी पढ़ाई। 72nd क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द मल्टीपल कंपोनेंट्स मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी के मल्टीपल कंपोनेंट्स में द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, किस किस की करता है, आपकी करता है वो फोनोलॉजिकल लूप एंड विजुअल स्पेशल स्केचपैड, ठीक है। ये सवाल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि विजुअल स्पेशल स्केचपैड कहाँ का कंपोनेंट है, तो ये हमको मिलता है वर्किंग मेमोरी का, ऑलराइट। तो जैसे ही आपने देखा विजुअल स्पेशल स्केचपैड, ये तो आपने करेक्ट कर लिया बेस्ड ऑन जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था पहले, ठीक है। तो विजुअल स्पेशल स्केचपैड देखा आपने, 2 फोनोलॉजिकल लूप भी होता है, ठीक है। आपके कहाँ पे द CNS, ये क्या बोल रहा है, द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजेस, है ना, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सबसे पहले आपका है फोनोलॉजिकल लूप एंड विजुअल स्पेशल स्केचपैड, एंड देन प्रोसीजरल इन्फॉर्मेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन। सो ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 आर करेक्ट, ओके, ऑलराइट। सो इसी के साथ हमने सॉल्व कर लिया है 2012 का जून का सेशन का आपका नेट जीआरएफ साइकोलॉजी का पेपर 2 कंप्लीट, पेपर 3 कंप्लीट, ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। इफ नॉट क्या कहें, ठीक है, नहीं लाइक कर रहे हैं कोई बात नहीं, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल तो कर ही लिया होगा अभी तक आपने, इतने इफेक्टिव तो है ना। साथ ही साथ क्या है, सब्सक्राइब करना है आपको, टेलीग्राम भी करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको मिलेंगी अपडेट्स, ठीक है, अपडेट की कौन सी वीडियो कब आने वाली है, क्या अपडेट चल रही है नेट जीआरएफ के रिगार्डिंग, ऑलराइट, ओके। एंड अगर आपको कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, ठीक है, तो कोर्स वगैरह ज्वाइन करने के लिए आप 9826992769 इस पे आप हमको SMS कर सकते हैं, सॉरी मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अवॉइड कॉल, क्लासेस चलती रहती है, रिकॉर्डिंग होती रहती है, तो ट्राई टू अवॉइड कॉल, है, पहले आप मैसेज करें देन वी विल कॉल यू, ओके। एंड दिसंबर के लिए हमारे बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है 2022 के लिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए, ऑलराइट। इसके अलावा ये प्रमोशन एंड में, ठीक है, हमको पहले प्रमोशन की आदत नहीं है, ऑलराइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।